मैम टोनी मैम, मैम आवाज आ रही है मेरी आपको? फोन कर लो अंजनी। जी जी सर, फोन कर लेता हूँ। विनीता, Yes, I have joined, sir. हाँ हाँ या Should I? मैम प्लीज स्टार्ट मैम। Actually, I was trying to connect through my laptop. So many phone calls, पर नहीं हुआ। आ रही है मेरी आवाज अंजनी? या मैम बिल्कुल। नाउ लेट स्टार्ट मैम। A very good evening to everyone. I, Dr. Vinita Tuli, welcome you all on the webinar on integration of third gender in to Rule 2000, organized under the aegis of the Internal Quality Assurance Cell of Atmaram Sanatan Dharma College in collaboration with NSS of Atmaram Sanatan Dharma College, University of Delhi. It gives me immense pleasure to welcome our distinguished speaker, Professor Rajesh, from the Department of Adult and Continuing Education and Extension, University of Delhi. Sir, we are really honored to have you with us, and we are glad that you took out time for us to speak on such a relevant and pertinent topic. Now, I would like to invite our principal, Dr. Gyantosh Kumar Jha, to say a few words and thank you Vinita. Respected Professor Rajesh ji, Dr. Vinita Tuli, convener webinar committee, Dr. Anjani Singh, NSS program officer, और मेरे सारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की ओर से मैं राजेश जी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। हमारे अच्छे मित्र हैं और इनको बुलाना और इनका सानिध्य पाना और इनको सुनना हमेशा अच्छा लगता है। ये बार बार इनको तकलीफ देते हैं, तो आपका स्वागत है सर, कॉलेज परिवार की ओर से, हम सब की ओर से। और ये एक अनूठा प्रयास है कि ट्रांसजेंडर के टॉपिक पे बात करना, उनकी स्थिति को लेकर के बात करना, ये एक बहुत अच्छी पहल है। और मैं इसके लिए एनएसएस टीम को और उसके पीओ को, अंजनी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह की पहल की। और राजेश जी चूंकि निरंतर इस तरह का काम कर रहे हैं, लगातार रिसर्च, उनके पेपर्स और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, फील्ड वर्क भी कर रहे हैं। उन्होंने हमारे यहाँ भी कई वर्कशॉप किए हैं और हम लोगों ने भी, मैं राजेश जी आपको बताऊं कि हम लोगों ने भी एनएसएस के तहत ट्रांसजेंडर को लेकर के कई प्रोग्राम किए हैं। और उसमें खास करके जो लोग जो इस तरह के कैटेगरी के लोग हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, उनको बुला करके उनके लेक्चर्स हमने करवाए हैं। पिछले साल भी ऐसे कुछ लेक्चर हमने कराए थे। तो मैं समझता हूं कि उस कड़ी में ये एक और सार्थक पहल आज की जुड़ जाएगी और ये हमारा प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा। और राजेश जी का मैं विशेष रूप से आभार इसलिए भी प्रकट करता हूं कि कई ऐसे सामाजिक मुद्दे और क्षेत्र हैं जिसमें उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिल जाता है।
चाहे वो ड्रग अब्यूज को लेकर के प्रोग्राम हो, चाहे मिनिस्ट्री के साथ हमको नोडल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे बहुत सारे ऐसे एनजीओ के साथ जोड़ने की बात है। अभी 2 दिन हम लोग साथ थे और उसमें भी एक एनजीओ के साथ जोड़ने का एक प्लान हमारा बन गया है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स या इस तरह के कोलैबोरेशंस उनकी मदद से होता है। इसके लिए मैं कॉलेज की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने अपने कीमती समय में से हम लोगों के लिए समय निकाला, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मैं आपका पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओवर टू विनीता। Thank you, sir. Now I would like to invite our program officer of NSS, Dr. Anjani Singh, for the further proceedings. Thank you, ma'am. First of all, Professor Rajesh sir, currently working as a professor at the Department of Adult and Continuing Education. Sir had did had PhD, BA, BSc, BA, MA and PhD from Delhi University. Under supervision of sir, 6 students have done PhD, MPhil, and other degree also. Sir has published too many books, too many research papers. Sir had a wide area of research like drug abuse, transgender. Sir, I'll invite you, sir, to say on the today topic transgender issues. Please, sir. Hand over to sir. Rajesh, sir, please. Thank you, Dr. Anjani. It is my pleasure that I am again linked with ARSD College. Very recently, I was there physically in ARSD College with the principal, Dr. Gyanthosh Jha, and the entire IQAC team, including Dr. Vinita Tuli. And I had the fortunate opportunity to see the showcase of the various departments and programs done by the college under the various departments. As Dr. Gyanthosh Jha, the principal, told, and Dr. Anjani, that I am associated with the college in so many capacities, and I considered among all colleges of University of Delhi, I also considered it as my college. So I used to go to the community also certain times with Anjani, to college also whenever I am desired to go there. So it is my desire, and also I will see to it that this college, this is the admission time, whosoever calls me, I recommend that you apply in this college, because from principal to the teachers to entire situation will be favorable to you, and it is this college where I will have some kind of a academic and administrative control, means quality control that I am talking about. So this is the scene that I am here to talk to on transgender issue. While I was there with IQAC, with the entire team, Dr. Tuli and our principals over there, I just simply touched that issue. And as it is said that several prominent persons were invited in the college on that aspect also. So in a very few sentences, I will tell my journey, how I am associated with this, why I am talking about this aspect. I will just quickly say, and I will try in course of time to be bilingual, because I know that NSS students are there, IQSC members will be there. So for our advantage, I will be bilingual also while I was speaking. You see, the Supreme Court has received notification by the community members and certain lawyers regarding the plight of the community that we are talking about, third gender. And Supreme Court has taken the cognizance that what to do. Supreme Court of India, the apex court, sent the notice to the government of India that what is your response on
the petition given by some community member in which several members like Lakshmi Narayan Tripathi and other were the petitioners, lawyers collective were the petitioners, and they wanted to have a judgment from the Supreme Court on this aspect regarding the future and about that aspect. During that time, the government of India was not very clear that which unit will discuss this transgender. That means Ministry of Social and Justice and Empowerment at that time was looking after elderly persons, drug abuse, the aspect of children, but not looking after the transgender. The government of India by that time decided that it is the Ministry of Social Justice and Empowerment who will look after the aspect of transgender. So the ministry was decided by Government of India. After the decision of the ministry very quickly set up a committee, set up a national level committee to look after the aspect of transgender. At that time, you see, the Vice Chancellor, who is known to you everybody, Professor Dinesh Singh Ji, Honorable Dinesh Singh Ji, was the Vice Chancellor of Delhi University. So, University of Delhi was asked, मंत्रालय ने मिनिस्ट्री को कहा कि send one person, name of one person who will be there as a national level member for in the ministry to look after this aspect on the transgender, जिसके रेस्पॉन्स की सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाना है. तो obviously in our system when you see that adult education comes first and social work social work becomes first and adult education becomes second, normally it is the thing. So naturally the Honorable Vice Chancellor of that time, Professor Dinesh Singh, sent the name of a social work professor. I should not name him. So he became the choice of the national level kind of a thing. At that time, I am talking about 2013 matter. At that time, I was called by the Joint Secretary of the Ministry कि भाई राजेश जी, मैं तो सोचता था कि आप काम कर रहे हैं तो आपका नाम आएगा, but the Vice Chancellor had sent the name of somebody from social work. I said that social work becomes the natural choice, adult education becomes the second choice. So it happens so far as university is concerned. But the Joint Secretary says that ministry is interested to co-opt you direct as a member of national level committee. I said, I will come, I will try to do my level best, what I can do. Since then, I became the member of the national level committee of transgender, by and large a 16-member committee. Before the judgment of Supreme Court came in April 2014 about the Nalsa judgment, popularly known as Nalsa judgment. What is Nalsa judgment? Nalsa judgment is about giving the transgender, जिसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं, the status of third gender. तो उसके बाद मेरी इस फील्ड में एंट्री हुई. But just to begin with, one of my research scholar, who is a joint director in Delhi government, currently he is also there, who is looking after NGOs in Delhi, Dr. Jitendra Misra, who is PhD under me. So through them, I had evaluated several programs of Delhi government on vulnerable population for couple of years. For example, work on commercial sex worker, work on transgender, work on injecting drug users, work on migrant workers. So by the evaluator of the government, I had visited so many times to the GB road also, the red light area of Delhi, to evaluate the government program कि वहां पर HIV AIDS का प्रोग्राम, सेक्सुअली ट्रांसमिशन डिजीजेज का प्रोग्राम ट्रांसजेंडर के बीच में ऐसे क्यों चलता है. तो वो प्रोग्राम के बेसिस पर मैं मिनिस्ट्री का नेशनल लेवल मेंबर बना. एंड ड्यूरिंग 2013 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडिशनल सेक्रेटरी के अंडर में
कई मीटिंग्स विज्ञान भवन में होने के बाद रिकमेंडेशन आया, और उस रिकमेंडेशन में पूरे देश के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो फाइल किया गया, उसमें मिनिस्ट्री ने हमें एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसजेंडर का काम दिया, विच आई सबमिटेड। इनमें से जितने भी आपने चाहे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी या प्रोमिनेंट बुलाए होंगे, उसमें एक दो प्रोमिनेंट ट्रांसजेंडर के लोग थे, उनके सामने वी हैड गिवन आवर प्रेजेंटेशन, और वो पूरा एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रांसजेंडर और एंटायर जो ट्रांसजेंडर का डॉक्यूमेंट आया ऑन द लीगल एस्पेक्ट, ऑन द मेडिकल एस्पेक्ट, ऑन देयर टर्मिनोलॉजी, वो सारे इश्यूज और कंसर्न्स के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अप्रैल में थर्ड जेंडर के रूप में ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट किया, कि ट्रांसजेंडर बिकेम द थर्ड जेंडर एट दैट टाइम। या इट वाज रिजॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्टिंग एज द थर्ड जेंडर। उसके बाद पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल के रूप में आया कि भाई कैसे इसको जो है अपने देश में कानून बने, क्या हो क्या नहीं हो। तो ये कोशिश हुई कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया अप्रैल 2014 में, काफी कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट था, जिसमें इस कम्युनिटी से रिलेटेड प्लाइट की, इस कम्युनिटी से रिलेटेड जो समस्याएं थी, उन पर उन्होंने जजमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि हेंसफोर्थ ये जो कम्युनिटी है, इसको हम थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको ओबीसी का स्टेटस दिया जाए, और इनको हर वो फैसिलिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ में दिया जाए। लेकिन जो अप्रैल 2014 का डिसीजन था, नालसा जजमेंट का डिसीजन, वो सिर्फ उन लोगों तक रहा जो इनसे रिलेटेड थे, यानी कम्युनिटी के जो लोग हैं, या मान लीजिए जो इस पे काम करते हैं, जो डॉक्टर तुली ने कहा कि भाई जो रिसर्चर हैं, जो ट्रेनर हैं, उनके बीच में रहा। ये आम लोगों तक कैसे आए, इसको लेकर के 2014 से पार्लियामेंट में कोशिश होती रही, और अंत में जाके ये पार्लियामेंट में एक एक्ट के रूप में 2019 में आया, यानी ट्रांसजेंडर एक्ट 2019। ये ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 जो 9 चैप्टर्स के रूप में आया, उन्होंने एक्ट के माध्यम से, यानी जो लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, जो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो एक्ट एक कानून बन गया, और उसके बाद जो 2020 में अभी एक ड्राफ्ट रूल आया, ड्राफ्ट रूल 2020 आया। तो ये जो एक्ट और रूल बन के आया, किनके लिए आया? ट्रांसजेंडर का। क्यों आज ये हमें आपके बीच में या आपस में क्या जरूरत है बात करने की? सबसे बड़ा सवाल जो पहला एस्पेक्ट जो मैं सोच पा रहा हूं कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग, क्या ये बहुत ज्यादा संख्या में है? क्या आवश्यकता है कि हम इसकी बातचीत कर रहे हैं? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि एज ए सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारा कि पूरे दुनिया का मेग्ना कार्टा के रूप में 1945 का जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर्ड आया, उसमें हर इंडिविजुअल को एक बेसिक राइट एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज ए ग्लोबल सिटीजन्स के रूप में आया। तो ये जो एक ग्लोबल राइट की बात आई, ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात आई, ये वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। आज भी अगर हम बात करते हैं, देयर इज ए कमिटी एट एनसीईआरटी लेवल आल्सो लुकिंग आफ्टर द कंटेंट एंड करिकुलम। आई एम आल्सो द मेंबर ऑफ दैट कंटेंट एंड करिकुलम, कि उसमें ट्रांसजेंडर को कैसे इंक्लूड किया जाए। आज भी अगर आप बायोलॉजी की बुक्स देख लें या कहीं भी आप जेंडर तो देखें, तो जेंडर का ये मतलब होता है कि मेल या फीमेल। प्रॉपर्टी राइट देनी है, किसको देनी है? मेल का या फीमेल को देनी है। ये उनकी बात नहीं आती। सवाल ये भी नहीं है
कि 2011 में बाय एंड लार्ज ये तकरीबन 5 लाख या 4,90,000 95,000 ट्रांसजेंडर है, क्योंकि ये छिप के रह रहे हैं, इनके राइट की बात नहीं की जा रही है, तो ये किसी न किसी रूप में डिस्गाइज करके है, इसलिए इनकी संख्या भी मैटर नहीं करते। ये भी मैटर नहीं करता कि 2011 या उसके सेंसस के बाद अभी तक में बच्चे जो हैं 0 to 6 ईयर्स में वो तकरीबन 55,000 के करीब है। अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या इसलिए मैटर नहीं करता है क्योंकि इसका सही ढंग से इनुमरेशन नहीं हुआ, उनकी संख्या पता नहीं चली, इसीलिए एक्ट में और रूल में कहा गया कि हम किस तरह से इसकी संख्या को हम जो है सही रूप में जाने। और कई उदाहरण हुए, यहां पर मैं एक एग्जांपल देते हुए कहूं कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर के रूप में खोल के बैठे हैं। कोई यूनिवर्सिटी से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कहीं और सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो मेरा चैम्बर है जहां पर मैं काम करता हूं, जहां के लिए मैं नेशनल लेवल मेंबर बना और जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट या लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, और फाइनली भी कि जब लोकसभा में जाने से पहले जो 4 लोगों ने वो फाइनल बिल को देखा, उसमें आई वाज वन अमंग देम, तो हमें ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लगी कि जब हम यहाँ तक कम्युनिटी के काम में रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आगे हम इसको बढ़ाने में और इस कम्युनिटी को मेन स्ट्रीमिंग में, इसके इंटीग्रेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जितना भी लोगों के बिहेवियर चेंज के लिए, इसके इंटीग्रेशन के लिए, इसके मेन स्ट्रीमिंग के लिए काम करना हो, उतना हम काम करें, ये हमारी कोशिश रही। और इसीलिए जहां पर मैं बैठता हूं उस चेंबर को, एक स्मॉल चेंबर को हमने ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर का नाम दिया, और वहां से एक ट्रांसजेंडर के ऊपर इंडिया और बांग्लादेश में ऑलरेडी एक पीएचडी स्टडी हमारे अंडर में कर चुके हैं। 2 अभी करंट हैं जो इनरोल्ड है पीएचडी के अंदर। एक तो राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो और बढ़ाया जा रहा है राइट टू एजुकेशन को, उसमें कैसे ट्रांसजेंडर फिगर करता है, एक तो उस पर काम कर रहे हैं। दूसरे को हमने दिया है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक्ट तो आ गया, रूल तो आ गया, लेकिन एक्ट रूल से काम नहीं करेगा। डॉरी के लिए हमारे पास काफी रूल्स ये थे, लेकिन फिर भी ये हमारे समाज में प्रिविलेंट रहा और विमेन जो है हर तरह से सफर करती रही। तो आज जब ये 19-20 में रूल आया तो एकाएक हम बदल नहीं जाएंगे। इसलिए ये हुआ कि फैमिली और कम्युनिटी में कैसे इंटीग्रेट हो, इसके लिए एक रिसर्च के रूप में कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल जो मैं बता रहा था कि जिस पर मुझे बातचीत करनी थी, एक नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट हमारे पास आया कि हमने ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर के विषय में सुना है और हम आपसे मदद के लिए आए हैं। तो आई टोल्ड टेल मी व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू रिक्वायर। तो उन्होंने कहा कि हमने ग्रेजुएशन मिरांडा कॉलेज से फीमेल कैटेगरी में कर लिया, विमेन के रूप में कर लिया, कि हमें गर्ल्स के रूप में 3 साल कर लिया, हमने अपनी आइडेंटिटी कर रखी। अब जब एक्ट बन के आ गया, जब ये इस तरह की बात चल रही है, तो अब हम चाह रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन हम अपनी आइडेंटिटी से करें। तो अपनी इस आइडेंटिटी से कैसे करें, इसमें आपको मदद करनी। उन्होंने अप्लाई किया, कई राउंड डिस्कशन हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस में आए। तो हम लोग 4-5 साल से ये हम लोग की कोशिश है कि यूजी पीजी लेवल पे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका एडमिशन हो पाए, इंटीग्रेशन हो पाए। कई बार यूनिवर्सिटी के जो लीगल सेल है वो सवाल उठता है कि वो कई बार पूछते हैं कि राजेश जी ये बताएं कि क्या वो फीमेल कॉलेज में वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर अंत में यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन लिया कि फॉर द टाइम बीइंग वी विल अलाउ देम ओनली टू कोएड कॉलेज, जैसे आपका कॉलेज है आरएसडी कॉलेज है, कोएड कॉलेज। जो कोएड कॉलेज है उसमें हम इस कम्युनिटी के लोगों को अलाउ करेंगे। वो कॉलेज जैसे कि गार्गी कॉलेज हो, कमला नेहरू कॉलेज हो, दौलत राम कॉलेज हो, जो गर्ल्स कॉलेज में, उनमें उनके एडमिशन को हम अलाउ एप्लीकेशन को नहीं करेंगे। ये बात निकल के आई कि भाई चलिए उनको अलाउ नहीं करते। अब जो रूल बन के अभी आया, वो रूल की अभी हम लोग धीरे धीरे जानकारी दे करके इसमें कहा गया कि जो जनरल कैटेगरी में कम्युनिटी के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी में है,
उनको ओबीसी का स्टेटस मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जब 2013 की बात कर रहे थे और मैं अपना ड्राफ्ट बना रहा था तो मेरे स्कॉलर थे, हमने ये बात उनको कही कि तुम ऐसा करो कि हमारे ड्राफ्ट में लिखो कि उनको ओबीसी का स्टेटस हो। तो स्कॉलर कह रहा है कि सर पहले इंटीग्रेट तो होने दें, पहले से आप रिजर्वेशन की बात कर। तो मैंने कहा नहीं, एक बार हो जाएगा तो हो जाएगा। तो आज की डेट में जब रूल बन के आया तो आई एम हैप्पी कि जो हम डिस्कशन करके जो ड्राफ्ट में ले जा रहे थे वो एक हकीकत के रूप में बन के आएगा, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको ओबीसी का स्टेटस मिलेगा, और जो ऑलरेडी मान लीजिए कि वो एससी में एसटी में आ रहे हैं या डिफरेंटली एबल्ड है, वो अपने उस बेनिफिट को लेते रहेंगे। यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों रिजर्वेशन का फायदा उठाएंगे। जो एस्पेक्ट है जो इस कम्युनिटी की हम बात करते हैं, जो एस्पेक्ट है इन नटसेल कि हम वो क्या क्रक्स है जो आपके बीच में हम रखना चाहते हैं। पहला तो क्रक्स हम ये रखना चाहते हैं कि ये जो कम्युनिटी है इनकी आइडेंटिटी को लेकर के टिल डेट आज तक भी प्रॉब्लम बनी रही। यानी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, आज एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर के ट्रांसमेन के रूप में है। जब वो हमारे साथ मिनिस्ट्री का अभी इसी महीने में जब शेयर कर रहे थे डायस, तो मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन जब हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें डिनाई किया गया तो हमने बंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और वो जो ट्रांसमेन है आज वो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, जो एक्ट के तहत वो जो नेशनल काउंसिल है वही पूरा डिसीजन उनके इंटीग्रेशन का, उनके सेंट्रल लेवल के राइट का, स्टेट लेवल पर क्या करना है उनका काम करना है। उनके वो ऑनरेबल मेंबर हैं लक्ष्मी त्रिपाठी जी के साथ, और भी कई लोग कम्युनिटी के मेंबर है। यानी कि जो आज डिसीजन मेकिंग बॉडी में है उनको हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक दिन एडमिशन डिनाई किया। क्यों डिनाई किया? कोई जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट उनको फेस करना पड़ता है टिल डेट वो कि उनकी आइडेंटिटी का। आपके कॉलेज में भी जाएंगे, आपके प्रिंसिपल साहब भी जो टीचर इंचार्ज, आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी में वो नहीं बता पाएंगे कि क्या है। तो फिर या तो उनको मेल कैटेगरी में या फीमेल कैटेगरी में लेना पड़ेगा। वो अपनी जिस आइडेंटिटी के रूप में चाहे उस आइडेंटिटी के तहत वो अपना एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो है उनको ये किया गया कि आइडेंटिटी के लिए अब ये किया गया है कि रूल्स में कई तरह के फॉर्म निकाले गए हैं, और विद इन 1 मंथ वो अपनी आइडेंटिटी को थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू उनकी आइडेंटिटी मिलेगी, और वो आइडेंटिटी को उनको सेल्फ रूप से डिक्लेयर करने का भी अधिकार दिया गया, जिसकी बात की नालसा जजमेंट में कहा जाता है कि किसी भी आदमी को अपना जेंडर डिसाइड करने का अधिकार है, उसके लिए कोई रूल का सामने नहीं आता। ये हमारा एक तरह से राइट है, हमें राइट टू प्राइवेसी भी है, और जेंडर करने का और जेंडर चेंज करने का, जिसको आप एसआरएस कहते हैं, वो भी राइट उनको दिया कि एसआरएस अगर आप जेंडर चेंज कोई करा लेता है तो जेंडर चेंज के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वो जाएंगे और कहेंगे कि अभी तक तो हम ट्रांस मेन में थे, हमें ट्रांस वीमेन का सर्टिफिकेट दिया जाए या ट्रांसजेंडर का दिया जाए। तो वो आइडेंटिटी के रूप में जो है उनकी आइडेंटिटी मिलेगी, और वो आइडेंटिटी मिलने के बाद उनको चाहे एडमिशन हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे आधार कार्ड हो, कुछ भी हो, उनमें उनको जो है एक तरह से आइडेंटिफाई करने का या एडमिशन लेने का या और जो भी राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो करते हैं। जो सबसे बड़ी इशू जो हमने वो कहा कि वो उनकी आइडेंटिटी का था। आज अगर वो सफर करते हैं आइडेंटिटी के साथ, आज मैं अभी फेसबुक या कहीं पे देख रहा था, एक कोई चीज शेयर किया गया था वीडियो के रूप में, तो उनमें प्रमोट तो इस बात का किया जा रहा था कि मेल और फीमेल दोनों बराबर है। कोई बच्चा जन्म ले रहा है लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मेल ही हो, फीमेल नहीं हो। मैसेज ये देना चाहते थे कि मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं। लेकिन इस मैसेज में मेरे जैसे व्यक्ति ने एक और भी मैसेज ले लिया। वो मैसेज ये ले लिया क्या कि ये बात टोली बधाई के लिए एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बुलाया जाता है और वो टोली बधाई मांगते हुए ये कहते हैं
कि साहब आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ, आप वो दे दीजिए, तो मांगने आते हैं। तो ये एक चीज आपको बता दें जो कम्युनिटी के लोग बाकी भी कहते हैं कि जो हम टोली बधाई की बात करते हैं या ये कहते हैं कि कुछ लोग रेड लाइट पे बेगिंग करते हैं या ट्रेन में जो वो करते हैं, ये शायद कुछ लोग हैं या कुछ लोग करते रहे हैं, उसकी मेन वजह जो रही ये नहीं कि ये उनका प्रोफेशन है, ये उनका कल्चर है या ये उनकी आइडेंटिटी है, ये बात नहीं है। ये बात है कि उनको फैमिली में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में बराबर का राइट नहीं मिला। हमारे और आपके साथ वो साथ में बढ़ के पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, हॉस्टल में रहने का अधिकार नहीं मिला, कॉमन रूम का अधिकार नहीं मिला। जब हम कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में मीटिंग करते थे और कोई कम्युनिटी के लोग आ जाएं तो उनको कान में कहना पड़ता था, सर हमें वॉशरूम जाना है, कहां जाऊं? इट इज ए नेचुरल राइट, इट इज ए नेचुरल राइट ऑफ एवरीबॉडी। लेकिन जो नेचुरल राइट है उसके लिए उनको परमिशन लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम नहीं है जो बाकी जगह बनाए जा रहे हैं, बाकी जगह डेवलप किए जा रहे हैं, कि जो उनके नेचुरल जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो आएंगे, जब एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कहीं आएंगे तो उनको परमिशन नहीं लेने की आवश्यकता हो कि मैं मेल में जाऊं, मैं फीमेल में जाऊं। जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम लिखा रहेगा, वहां पर वो अपनी आइडेंटिटी के साथ जाएंगे, कोई उनको पूछने की जरूरत नहीं होगी, कोई उनके लिए हेजिटेशन की बात नहीं होगी, कोई उनके स्टिग्मा की बात नहीं होगी, कोई उनके डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होगी, वो नेचुरल राइट के रूप में होंगे। तो जो फैमिली में सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी की बात आई, फैमिली में द मोमेंट जरा सा डिविएशन हो, हमें जो बच्चे या हम जो अपनी आइडेंटिटी के रूप में जानते हैं या कहते हैं कि हमें लगता है कि वह बच्चा मेल या फीमेल, थोड़ा सा डेविएशन हो तो वो डेविएशन लगता है कि भाई साहब ये है तो मेल लेकिन ये फीमेल की तरह कर रहा है, ये फीमेल है लेकिन ये मेल की तरह कर रहा है, तो उसको परिवार में, परिवार के, समाज के डर से उनको घर से निकाल दिया जाता है। वो या तो सेल्फ, तो बच्चा खुद कहीं रह नहीं सकता, तो किसी न किसी रूप में वो किसी गुरु के अधीन रहते हैं। बहुत से गुरु हैं जो इस तरह की के लोगों को रखते हैं, उनका इस तरह से चल रहा होता है जिसमें कि 50, 100, 200, 400 इस तरह के लोग होते हैं और वो अपनी जीविका का, लाइफ को चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली ने उनको स्थान नहीं दिया। अब आप देखिए, जब राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, जब यूनाइटेड नेशंस से लेकर के जो मैग्ना कार्टा 1945 में, उसमें बच्चों का अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस ने 1992 में बच्चों के 50 और 52 अधिकार की बात की, हंसने का, बोलने का, खाने का, पीने का, सोने का, पढ़ने का, रोने का, ये राइट है बच्चों का। क्या राइट इनको मिला? नहीं मिला। पेरेंट्स ने निकाल दिया। कई इंटरव्यू, कई वीडियो हैं जिसमें कि उनको परिवार से निकाल दिया गया। समाज के लोग क्या कहेंगे कि भाई ये तो बॉय है और गर्ल की तरह कर ले, ये तो गर्ल है मेल की तरह कर, पता नहीं इसकी क्या आइडेंटिटी है, रातों रात उसको निकाल दो। लेकिन हमने वहां नहीं देखा कि ये ह्यूमन बीइंग है। ये डिविएशन बच्चों को नहीं बताया गया, ये डिविएशन एडोलेसेंट, किशोर किशोरियों को नहीं बताया गया, तो एडल्ट को पता नहीं, एल्डरली को पता नहीं, तो सदियों से ये डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। लेकिन हम समाज में कई तरीके से, प्राचीन एंशिएंट पीरियड में, मिडिवल पीरियड में, हम किसी न किसी रूप में इस कम्युनिटी के नाम को सुनते रहते। अगर आप माइथोलॉजी में जाएंगे तो माइथोलॉजी में कहेंगे कि भाई जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो जो लोग उनको छोड़ने के लिए गए तो रामचंद्र जी ने कहा कि भाई अब भाइयों और बहनों जितने हैं आप लोग चले जाओ। तो अब ये निकल के आया कि उन्होंने भाइयों और बहनों का, इनको तो कहा ही नहीं। तो कम्युनिटी के लोग 14 साल वही इंतजार करते रहे कि रामचंद्र जी ने मेल फीमेल को तो जाने कह दिया, हमें जाने नहीं कहा। तो फिर क्या हुआ कि भाई उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, 14 साल वो इंतजार करते रहे और वो इंतजार करते रहे, और इंतजार के बाद जब वो आए तो रामचंद्र जी खुश हुए और ये मैथोलॉजी है कहा जाता है, और उनको कहा कि भाई नहीं, आपकी पूजा होगी,
आप जो है समाज में इज्जत के साथ लिए जाएंगे। तो आपके चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, हर जगह आप देखिए, चाहे श्रीखंडी के रूप में हो या आप और भी किसी रूप में हो, वो कहीं न कहीं उनको एक पूजा का राइट मिला, कहीं न कहीं उनको रेस्पेक्टिबिलिटी का राइट मिला। हमारे प्राचीन माइथोलॉजी में रामायण, महाभारत हर जगह उनकी चर्चा है कि वो इज्जत के रूप में रहे और उनको समाज ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। मेडिवल पीरियड में भी ये माना गया कि मध्यकालीन समय में भी वो किसी न किसी रूप में अंत में जहां महिलाएं होती थी वहां के साथ उनको कॉन्फिडेंशियल काम दिया गया, उनको आर्मी में रखा गया, उनको सिपह सालार बनाया गया, तरह तरह की इंपॉर्टेंट ड्यूटी दी गई। लेकिन जब ब्रिटिश पीरियड में आए, ब्रिटिश पीरियड में एक ऐसा रूल उन्होंने बना दिया जिसको सेक्शन 377 कहते हैं। सेक्शन 377 को जो 1860 में वो लेके आए, उसमें वो कहा कि अगर डेविएशन के रूप में होगा, यानी मेल मेल की तरह एक्ट नहीं कर रहा, फीमेल फीमेल की तरह एक्ट नहीं कर रहा, तो ये डिविएशन के तहत सेक्शन 377 के तहत जो है उनको पेनलाइज किया जाएगा। और जो कम्युनिटी के लोग थे, ये जो थर्ड जेंडर के लोग थे, इनको ब्रिटिश पीरियड में कोई डिग्निफाइड ये नहीं मिला, स्थान नहीं मिला। और ये सेक्शन 377 जो ब्रिटिश रूल था उसके तहत 1870 के रूल के तहत उनको पेनलाइज किया गया, जो बाद में जाकर के हम लोगों ने आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज माना कि ये एक नेचुरल राइट है और ये जो है एक जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है उनको अपना बिहेवियर, अपना जेंडर बिहेवियर अपने तरह से करने का अधिकार है। और ये जो राइट दिया गया, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है जिसमें ट्रांसजेंडर भी आते हैं और बाकी लोग भी आते हैं, वो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि भाई उनकी आइडेंटिटी को माना गया। क्योंकि पर्सनल रूप से हमें आइडेंटिटी को मानना, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी भी आप देखिए कि भाई एक मौलिक अधिकार के रूप में अपने यहाँ आया है कि भाई राइट टू प्राइवेसी हमारा एक मौलिक राइट, मौलिक अधिकार के रूप में है। तो राइट टू प्राइवेसी में वो भी एक जेंडर के रूप में आना चाहिए। तो ये एस्पेक्ट है कि आज की डेट में जो कंटेंट और करिकुलम है उसको कैसे हम ट्रांस फ्रेंडली बनाएं, कैसे हम उसको ऐड कर पाएं जिससे कि वो इसमें जुड़ पाए। जो हमारा कंटेंट और करिकुलम एनसीईआरटी के लेवल पर, स्टेट में एससीईआरटी के लेवल पर, हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेज में उनकी, हमें लास्ट टाइम मुझे याद है प्रोफेसर कई बार जुड़ती है, हिंदी की है, वो बार बार कहती है कि हमारे लिटरेचर में ये चीज होनी चाहिए, वो चीज नहीं है, वो बार बार कई फोरम से कहती है। तो हमारे लिटरेचर में, लैंग्वेजेज में इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जहां क्योंकि बच्चे जब वो जेंडर की बात सुने और पढ़ें तो उनको लगे नहीं ये भी एक जेंडर के रूप में आता है, ये भी एक है जिसको एक आइडेंटिटी की बात है। उनके परसेप्शन की आवश्यकता है कि उनका परसेप्शन चेंज हो और उनको एक इंक्लूसिव की जब हम बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन में इंक्लूसिवनेस है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव का क्या मतलब है? जो मेन इशू आया राइट टू एजुकेशन में कि चाहे कोई भी बच्चा किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी रेस का हो, वो उसको एक साथ बैठने का, एक क्लासरूम में बैठने का राइट है। लेकिन ये राइट इस कम्युनिटी को नहीं मिला। वो एडमिशन लेके स्कूलों में नहीं जा पाए। अगर गलती से गए तो उनके अपने बिहेवियर के कारण, उनके आइडेंटिटी के कारण उनको दूसरे जेंडर के मजाक का पात्र यानी स्टिग्मा का, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। लोग कहते हैं उनके ऊपर हंसने लगते हैं, बगल में कोई अपने साथ एज ए कलीग के रूप में, एज ए पीयर के रूप में बैठने नहीं देते हैं। हॉस्टल शेयर करना या स्पोर्ट्स में उनको रोल देना, ये तो अलग बात है। ये तो अलग बात है कि वो हम कहाँ से लाइब्रेरी में उनको पढ़ने की सुविधा देना। तो ये सारी जो बातें आज ट्रांसजेंडर रूल में आया,
या ट्रांसजेंडर एक्ट में आया कि इंक्लूसिवनेस में, राइट टू एजुकेशन में उनको भी इंटीग्रेट करें। फैमिली में जो भी पेरेंट्स या कम्युनिटी उनको इस बिहेवियर के कारण उनको निकालने का काम करेगा, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उनको पनिशमेंट का प्रोविजन इस एक्ट और रूल में दिया गया। उनको पनिश किया जाएगा अगर वो रूल के तहत कंप्लायंस नहीं किया गया, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उनको जो है पनिश किया जाएगा। इंक्लूसिव, क्योंकि ये चीजें जो रियलाइज होंगी वो रियलाइज होंगी फैमिली से, कम्युनिटी से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, जहां से आप और हम आते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, वो फैमिली और कम्युनिटी के टॉर्च बियरर हैं। जब हमारे कंटेंट और करिकुलम को इस तरह से ट्रांस फैमिली, जेंडर फैमिली किया जाएगा, ये अभी लास्ट टाइम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट में बोल रहा था, तो उन्होंने कहा राजेश जी जब जेंडर की बात आती है तो हमें सिर्फ लिटरेचर जो है विमेन एम्पावरमेंट पे ही मिलता है, विमेन एजुकेशन पे ही मिलता है, विमेन डेवलपमेंट पे भी मिलता है। बहुत कम लिटरेचर है जो इस एस्पेक्ट पे मिलता है। मान लीजिए एंशिएंट पीरियड का मिल गया, करंट कोई लिटरेचर इस तरह का नहीं मिलता। तो हम जो रिसर्चेज में बच्चों को लगा रहे हैं एमफिल पीएचडी में या मेजर माइनर रिसर्च में, उसका ये मकसद है कि वो अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर निकल के आए, जिससे जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम है कि वो फाइनली जो है इसके ऊपर जब जेंडर की बात आए तो उनके ऊपर वो भी लिटरेचर रिव्यू के लिए अवेलेबल हो कि भाई देखिए ट्रांसजेंडर के ऊपर भी, ये एलजीबीटी के ऊपर भी, ट्रांसमेन के ऊपर भी, ट्रांस विमेन के ऊपर भी, जेंडर क्वेयर के ऊपर भी जो है, इन सबों के ऊपर भी लिटरेचर अवेलेबल है और लोग अवेल करें और फैमिली और कम्युनिटी में लोगों को बाहर न निकालें, उनको बाय फोर्स किसी गुरु के अंडर में न रहना पड़े, उनको एजुकेशन से डिप्राइव न होना पड़े, उनको स्पोर्ट्स से डिप्राइव न होना पड़े। यही कारण है कि ये हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में इस मुहिम को चला रहे हैं कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू। हमें इसके माध्यम से जो हम चीज कहते हैं और जो कहना चाहते हैं और जो उसके तहत है कि रूल बनने के विद इन 2 इयर्स के अंदर जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेज हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, वहां पर वो फैसिलिटीज जनरेट करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो आ पाए। तो वो हमारी कोशिश होना चाहिए कि जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें तो चाहे टोकन रूप में हो या चाहे जिस रूप में हो, उनके लिए हम जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम बना पाए, उनके लिए एक इंक्लूसिव कॉर्नर बना पाए जहां कि वो लाइब्रेरी में आके बैठ सकते हैं, इनके लिए एक जगह बना पाए कि जैसे मेल फीमेल कोई भी आके भाई प्रिंसिपल से मिल सकता हो, टीचर से मिल सकता हो, स्टूडेंट से मिल सकता हो, उस तरह का माहौल बने भी वो जाके मिल सकते हैं, जहां आके गुरु आए और बाकी लोग आए, जो इंटरफेस हो वो इंटरफेस उनके साथ आ पाए। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, वहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ट्रांसजेंडर की बात अलग से की गई है इस एक्ट और रूल के अलावा, जिसमें एक अलग से फंड बनाने की भी बात की गई है कि गर्ल्स के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए एक जेंडर फंड होगा, एक स्पेशल फंड होगा, जेंडर रिलेटेड फंड होगा, जो फंड की सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करेगी और वो खर्च करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस के लोग, जिनका हमने कि आपके बीच में एक एग्जाम्पल के रूप में दिया था कि ये जो ट्रांसजेंडर पर्संस के लोग हैं, ये उनके लिए रिसोर्सेज, इस रिसोर्सेज से जेंडर न्यूट्रल बाथरूम बनाना, उनके लिए और फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के द्वारा ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मांगना, अवेलेबल कराना, जिससे कि उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में इंटीग्रेट हो पाए। और जब हम जेंडर की बात करें तो हमारा कंटेंट करिकुलम जो है, जहां पर बात करे कि एक मेल और फीमेल की, वो एक जेंडर की भी बात करे। ये भी बात उठी कि जब हम कॉर्नर लगाते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, जब जेंडर रिलेटेड हम पोस्टर्स लगाते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा पोस्टर्स, मान लीजिए IQAC के द्वारा, NSS के माध्यम से थोड़ा सा हम इस तरह का भी मैसेज दे पाए
जो मैसेज की जेंडर न्यूट्रल मैसेज है, जो मैसेज इनके ऊपर भी अप्लाई होता है, जो खाली मेल फीमेल पे अप्लाई नहीं होता, इन पे भी अप्लाई होता है। तो इस तरह से पोस्टर के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, इस तरह के फोल्डर के माध्यम से हमारा अवेयरनेस कैंपेन चले। लाइब्रेरी में या कॉलेज में कहीं न कहीं कॉर्नर हो जहां पर ये लिखा हो, हियर वी वेलकम ट्रांसजेंडर पर्सन्स, हियर वी वेलकम ऑल जेंडर। कुछ इस तरह का आप क्रिएटिविटी के साथ बना सकते हैं, सोच सकते हैं, पोस्टर कंपटीशन कर सकते हैं, एनएसएस के माध्यम से इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे जो प्रिंसिपल साहब की, हम इस पे, इस एस्पेक्ट पे भी इस कॉलेज को एक नोडल पर्सन के रूप में बनाया जाए, क्योंकि जितना ये काम इस इशू पे भी ये कॉलेज कर रहा है, एआरएसडी कॉलेज कर रहा है, वो कोई कॉलेज नहीं कर रहा है। और ये मैं बता दूं कि चाहे आईक्यूएससी हो या कोई भी रैंकिंग हो, ये पॉइंट एक बहुत मेजर पॉइंट के रूप में लेके आएगा सोशल आउटरीच के तहत। तो ये जो एस्पेक्ट है, इसमें भी अपना ये कॉलेज आगे रहा है और भी आगे रहेगा। और इसमें हम ये इंटरफेस लगातार जो है हम इसके इशू पे करेंगे। और ये कोशिश हो हमारी कि कैसे हम कंटेंट करिकुलम, वो तो हमारा एक यूनिवर्सिटी का अफेयर है, वो चीजें आ पाए, एक जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम बने, कॉर्नर बने, आईक्यूएससी एनएसएस के माध्यम से प्रिंसिपल साहब कैसे करेंगे जो हम एक मिनिस्ट्री को विजिबिलिटी के रूप में दिखा पाए, कि वहां पर वो विजिट करें कि देखिए कि आपका एक्ट बन के, रूल बन के आया, लेकिन ये कॉलेज ऐसा है बना हुआ धौला कुआं में, जो इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। ये यूजीसी के लेटर का वेट नहीं कर रहा है, वो लेटर और स्पिरिट में जो ये एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके लिए हर चीज में आगे रहा है, प्रोएक्टिव रहा है। इस एस्पेक्ट पे भी, इस डायमेंशन पे भी आगे बढ़ा। मैं एक एग्जांपल दूं, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डीन स्टूडेंट वेलफेयर से जब मैं बात कर रहा था एक आध साल पहले कि हमें ये चीज फैसिलिटी और होनी चाहिए, तो हमें ये बात उठी, नाम कहने की बात नहीं, कि भाई राजेश जी वर्चुअल रूप में तो हम ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं हमें जिसका यूनिवर्सिटी कॉलेजेज में एडमिशन लेना है। तो मैं उसके लिए उनको तो जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको मैं ये कहता हूं कि जब आप घर बनाते हैं, आप दिल्ली एनसीआर में इतने घर बनते हैं, तो जो वॉशरूम बनता है, जो किचन बनता है, वो पहले बन जाता है तब लोग रहते हैं, या लोगों के रहने के बाद वॉशरूम और किचन बनते हैं? पहले फैसिलिटीज होनी चाहिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसको यूज करने के लिए वो लोग आएंगे। जो इस समुदाय से जुड़े हुए लोगों के लिए ये कहते हैं कि भाई पहले लोग तो आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, तो हम वो इंतजार नहीं करेंगे, पहले आग तो लगे तो हम कुआं तो कहीं ना कहीं खोदेंगे, जो एग्जाम्पल हम दिया करते हैं। तो वो वाली बात हमें नहीं कहने की आवश्यकता है। हम पहले इस तरह के लिए प्रोएक्टिव रोल करेंगे, जहां पर दिखाएंगे कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारा जो कॉलेज है, इसके लिए सेंसिटिव है, चाहे उसको यूज करने के लिए एक आए और दो आए, क्योंकि एक और दो एक तो नहीं होता, उनके साथ परिवार जुड़ा होता है, उनके साथ समुदाय जुड़ा होता है। वो हमारे समुदाय के आवश्यकता है उनके विषय में परसेप्शन चेंज करने। परसेप्शन चेंज करना क्या, कि वो सिर्फ टोली बधाई या मांगने में ही नहीं रहते, वो रोड पर बेगिंग में ही नहीं होते, वो ट्रेन में बेगिंग में नहीं होते, वो सिर्फ सेक्स प्रोफेशन में नहीं होते, वो इस तरह की गरीबी में, एजुकेशन नहीं होने के कारण मेल और फीमेल भी इस तरह की चीजों में होते हैं, वो एग्जाम्पल तो नहीं देते। तो ये जो आइसोलेशन में वो चीजें हैं, वो जो किया जा रहा है, वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के अभाव में किया जा रहा है। हमारा जो एक्ट है, हमारा जो रूल है, वो ये कहता है कि हम उनके लिए प्रोएक्टिव रोल करा दें। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, मैं बार बार ये भी देख रहा हूं कि शायद कुछ डिस्कशन के लिए समय भी रख लूं, कि मिनिस्ट्री के द्वारा, भारत सरकार के माध्यम से एक जैसे कि ओल्ड एज होम बनाया जाता है, वैसे ही सभी स्टेट में ट्रांसजेंडर के रहने के लिए जगह बनाए जा रहे हैं मंत्रालय के माध्यम से, जिसका नाम है धरोहर। और उस धरोहर की तरह 13 स्टेट्स में ऑलरेडी जो है जगह सैंक्शन किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोएक्टिव रोल किया जा रहा है कि ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, इनको किस तरह से आइडेंटिटी में, सर्टिफिकेट में इनको दिक्कत नहीं हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनकी एंट्री हो पाए। इसमें जो बाकी स्टेक होल्डर है, यानी आप और हम, जो मेल फीमेल है, जो टीचर्स हैं, जो कर्मचारी हैं,
जो समुदाय के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन सबों को भी सेंसिटाइज किया जाए। जैसे कि जब हम फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं तो उसमें मेल की भी भूमिका होती है, क्योंकि मेल का रोल फीमेल इंपावरमेंट में ज्यादा होता है, क्योंकि मेल अगर एक्सेप्ट न करे फीमेल के उसको, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक कैसे इंटीग्रेशन, या आप अगर इस बुक को देखें तो उसमें एक चैप्टर होता है मेल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसी तरह से बाकी लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपकी हमारी भी भूमिका है उनको मेन स्ट्रीमिंग में, उन हमारे और आपके जो बिहेवियर चेंज है वो भी करना है उनके प्रति, कि वो हमारे साथ रह सकते हैं, वो हमारे साथ बैठ सकते हैं, वो हमारे साथ खाना खा सकते हैं, वो हमारे साथ लाइब्रेरी में रह सकते हैं, हमारे साथ हॉस्टल में रह सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, हवाई जहाज में। सिर्फ वो नहीं जो कि आप टॉप लेवल पे चले गए, वो जो मार्जिनलाइज हैं, वो जो वॉइसलेस हैं, उनको कैसे वॉइस दिया जाए कि उनको रेड लाइट से, ट्रेन से निकाल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंटर किया जाए, एजुकेशन कॉलेजेस में एंटर किया जाए, स्कूल में दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट में दिए जाए। एग्जाम्पल के रूप में जब आप देखेंगे कि 10 कम्युनिटी के लोग इंपॉर्टेंट कम्युनिटी के लोग हैं, और जब उनकी हिस्ट्री आप सुनेंगे तो आप वो बताएंगे कि हमें फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे काफी हमें सामना करना पड़ा। आप एक जो वेस्ट बंगाल में प्रिंसिपल के रूप में बनी, प्रिंसिपल तो बन गई, हम एग्जाम्पल भी देते हैं बंदोपाध्याय का, तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल के रूप में माननीय बंदोपाध्याय आई, लेकिन आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए कि प्रिंसिपल तो बने, लेकिन जो बाकी स्टेक होल्डर हैं उनके कमांड को नहीं लेते, उनकी बात नहीं सुनते, तो उनको तरह तरह के ट्रोमा का फेस करना पड़ा, जो उनको फैमिली में भी करना पड़ा था, क्योंकि फैमिली के लोग समझते थे कि ये हमारा एक मेल मेंबर के रूप में आया है परिवार में और ये हमारा नाम रोशन करे। लेकिन वो इस कम्युनिटी में गई, स्ट्रगल करके वो प्रिंसिपल के रूप में तो आ गई, लेकिन प्रिंसिपल के रूप में आने के बावजूद भी जो है उनको स्ट्रगल करना पड़ा बाकी स्टेक होल्डर के एक्सेप्टेबिलिटी का, स्टूडेंट के एक्सेप्टेबिलिटी का। तो जब तक बाकी स्टेक होल्डर जो है उनको अपने बराबर नहीं मानेंगे, तब तक उनकी राइट को हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो जो आज हम ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 की बात कर रहे हैं, या ट्रांसजेंडर रूल 2020 जो अभी बन के आया, जिनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन, फैमिली, हेल्थ, सारी फैसिलिटीज की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, या हम अप्रैल 2014 सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन नालसा जजमेंट की बात करते हैं, ये सभी बेमानी होंगे, मीनिंगलेस होंगे जब तक कि आप और हम बाकी स्टेक होल्डर और उनकी कम्युनिटी के गुरु और जो एक तरह से ऑलरेडी सेंसिटाइज कम्युनिटी के लोग हैं, वो बाकी लोगों के लिए एक प्रोएक्टिव रोल अदा नहीं करेंगे, उनके फैमिली में इंटीग्रेशन के लिए, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्री के लिए, उनकी बराबर हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए, तब तक जो है ये एक्ट और रूल ये कागज में तो रहेगा। बहुत से कानून है जो बन के आ जाते हैं, लेकिन ये कानून सिर्फ पेपर पे नहीं हो, इनका कंप्लायंस भी हो, इसके विषय में हमें पूरी की पूरी जानकारी ही नहीं हो, इसको फॉलो भी करें, ये तभी हम कर पाएंगे जब आप और हम इसको सोच समझकर उस कम्युनिटी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर, जैसे कि हम एक मेल और फीमेल के रूप में, बॉयज एंड गर्ल्स के रूप में परिवार में होते हैं, चाहे भाई बहन के रूप में या जिस रूप में हो, उनको भी आप एक बराबर से बराबर मान करके अपने साथ नहीं रखेंगे परिवार, समुदाय और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तब तक उनका इंटीग्रेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो कहने के लिए, चूंकि मैं तो इस पे काफी कुछ कह सकता हूं, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी डॉक्टर अंजनी, मैडम डॉक्टर विनीता, कि मैं इस पे थोड़ा कम बोल के, अगर कोई डिस्कशन हो, कुछ कहना चाहते हो तो थोड़ा सा उसके लिए भी मैं एंटर करूं। इसलिए आपने मुझे समय का सीमा नहीं, लेकिन मैंने कहा चलिए 45 मिनट में अपने सीमा को खुद ही तय करता हूं, जिससे कि थोड़ा सा अगर कोई इंटरेक्शन या कोई अपनी बात रखना चाह तो उनके लिए ही अलाउ करें। तो थैंक यू डॉक्टर अंजनी, प्लीज कैरी ऑन। Thank you, sir. Thank you for valuable thought on our
an informative talk on the transgender issue. Now, I want everyone to share. If you have any question, please share. Anyone? Members are there and they are making policies and programs, including very proactively on housing policy also, so that very soon a very clear-cut housing policy for them will be there, and they will be accommodated in a various housing society for which National Council for Transgender Persons is very active. Anjani. Sir, next question Raghav Kapoor का है sir. There is a still issue of convincing our parents and grandparents who have the backward thinking to accept the transgender people. How do we do to handle this? Raghav, very right question. You know, change of behavior is not a very easy task. So far, you know that our behavior towards the two gender, male or female, also need to be changed, you know. Even if you go to rural society or maybe in somewhere slums or sub areas also, where you will see the preference of male child is given more to the female. They are not being given acceptability in spite of the rules and regulations. So what is required, that their sensitization, programs for behavior change. But I also agree, Raghav, it will not be a very easy task. We will have a constant, you know, interaction process in the community, interaction process with the parents, interaction process with the various stakeholders, so that gradually examples will be there, positive examples will be there for the change of attitude and behavior, and which is a very gradual task. Yeah. और भी किसी का कोई क्वेश्चन है? Anyone? If anyone has a question, unmute yourself. You can ask directly with the sir. Anyone? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर. हाँ. जिसे आपने रिजर्वेशन की बात की है कि जनरल को जो ट्रांसजेंडर उनको ओबीसी फिर जो ओबीसी हैं उनको डाउनग्रेड किया गया एक किया, जो भी है सर, जैसे भी हो जो इशूज है सर, ऐसा नहीं लगता कि पूरे ट्रांसजेंडर को एक सेम मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी दी जानी चाहिए? क्योंकि ऐसा देखा जाए तो भगवान ने उनको एक ऐसे ही सर एक तरह से सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेट कर दिया, उसमें फिर जनरल ओबीसी और एससी कहाँ से आया सर? नहीं, प्रॉब्लम यहाँ ये हो गया अंजनी, यू आर वेरी राइट, कि ये जब नेशनल काउंसिल में डिस्कशन आया तो वो हुआ कि जैसे मान लो कि एक जेंडर उसमें मान लो कि कोई न कोई ट्रांस मैन ट्रांस वीमेन के रूप में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या डिफरेंटली एबल्ड की फैसिलिटी ऑलरेडी ले रहे हैं, तो अगर उन्होंने कहा अगर ब्लैंकेट सभी को ओबीसी इसमें दिया जाएगा तो वो कम्युनिटी के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस पर बहुत डिस्कशन के बाद ये लगा कि भाई मान लीजिए जो किसी रिजर्वेशन पॉलिसी को एवेल नहीं कर रहे हैं, ये माना जाए कि वो आज की डेट में जनरल कैटेगरी के ट्रांसजेंडर है, वो ओबीसी की फैसिलिटी ले सकते हैं आफ्टर सर्टिफिकेशन, लेकिन जो ऑलरेडी फैसिलिटीज एससी एसटी या डिफरेंटली एबल्ड में ले रहे हैं वो उसमें कंटिन्यू रह सकते हैं। तो इसको कहा जाता है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल। बिल्कुल सही कह रहे हो कि इसमें एक कंफ्यूजन बन गया कि जो करना था उसको एक ही तरह से करना था, लेकिन चूंकि कम्युनिटी की ऐसी डिमांड रही कि नहीं जो जहां है उनको वैसे रहने दिया जाए, तो इसी के तहत ये कहा गया कि हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों तरह के फिलहाल रिजर्वेशन लागू। लेकिन इस पर अगर कॉम्प्लिकेशन इन कोर्स ऑफ टाइम आएगा डॉक्टर अंजनी, तो फिर इस पे जो है नेशनल काउंसिल फिर इसको रूल को देखेगी। क्योंकि सर पता नहीं सर, जब से शेयर करना चाहता हूँ, एक तरफ से वो ट्रांसजेंडर इश्यूज को लेके अपने राइट्स को लिए लड़ रहे हैं, फिर अपने आप में ही एक सब ग्रुप बना लिया। ये ग्रुप तो है कम्युनिटी का ट्रांसजेंडर का, फिर उसमें कास्ट भी आ गया सर। तो आई थिंक वो एक हमें लगता है कि सर ठीक नहीं लग रहा सर। उसमें एक ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर को इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दैट्स इट।
उसे सरकार नहीं, कितना परसेंटेज? यू आर वेरी राइट। मैं बताऊं तुमको डॉक्टर अंजनी, जब मंत्रालय में भी फाइनल बिल जाने से पहले जब सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के साथ 2 कम्युनिटी और 2 हम लोग थे, बात हो रही थी, तो कम्युनिटी के लोगों ने इस पे काफी यूएन क्राई किया था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो बाद में फिर सेक्रेटरी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक्ट और रूल को ले आना चाहिए, जो भी कॉम्प्लिकेशंस बाद में होंगे उनको हम लोग देख लें। तो आप ये देखो इसमें क्या है कि चूंकि कम्युनिटी बहुत सफर किया है, तो आज की डेट में जब कुछ बन रहे हैं या कुछ मिल रहा है तो थोड़ा सा जो लोग हैं प्रोएक्टिव हैं वो थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग है और उनको लगता है होना चाहिए। तो इसलिए अभी जो ये फेज है, ये अभी फेज लग रहा है कि नहीं ऐसे डिमांड हो, लेकिन जब ग्रेजुअली इस पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएगी तो फिर नेशनल काउंसिल और मिनिस्ट्री इसको उसी तरह अकॉर्डिंगली एक्ट करेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये चूंकि एक्ट और वो बन के आया है तो वो एक कंफ्यूजन के रूप में इस तरह चल रहा है कि कैसे क्या होना चाहिए। ग्रेजुअली इस पर और क्लेरिफिकेशन के साथ हम जो है रूल्स रेगुलेशंस आएंगे। अंजनी, डॉक्टर अंजनी। ओके, थैंक यू। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? ओके सर, लास्ट में NSS CRHD, on the behalf of NSS CRHD and the entire team, I extend a very hearty vote of thanks to our today's speaker, Professor Rajesh sir, for gracing us with your knowledge about the subject and sharing us with your valuable opinion. Big thank you sir. Again आपने जब भी हम लोगों ने आपको याद किया सर, जब भी आपने सर NSS को टाइम दिया, और इनफैक्ट आपको हमारे कॉलेज को ड्रग एब्यूज के लिए नोडल कॉलेज बनाने के लिए भी सर आपने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। और आई होप, हम उम्मीद करेंगे सर कि नियर फ्यूचर में भी आप हमें भी ऐसे भी आप मौके और अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराएंगे। तो ऑन द होल फैमिली ऑफ NSS CRHD, आई वेलकम यू सर। थैंक यू कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर अंजनी, आप सबको भी थैंक्स कि आप हमारे साथ रहे, आपने हमको टाइम दिया। थैंक यू ऑल, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।